नमस्कार दोस्तों, युग करवट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशित त्यागी। खबरों के पोस्टमार्टम में आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों अखिलेश और उनके साथी विधायक विधानसभा में शेरवानी पहन कर पहुंचे। इसके अलावा एक आदमी जो दोबारा सीएम योगी का मंदिर बनाने का प्रयास कर रहा है। दिल्ली में 15 साल बाद भाजपा का मेयर नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में मेयर पद पर जीत हासिल की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं युग करवट में नियमित छपने वाले कॉलम तीसरी आंख की, जिसे हमारे एडिटर इन चीफ सलामत मियाँ जी लिखते हैं। उन्होंने आज लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसको लेकर बेवजह की सियासत शुरू हो जाती है। हालांकि इसका मौका खुद ही सियासी दल देते हैं। अब आप यूपी की एक नई कहानी को लेकर जरूर किसी चैनल पर भगवा वर्सेस शेरवानी की जरूर बहस देख सकते हैं। दरअसल यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ शेरवानी पहनकर विधानसभा में पहुंचे थे। जाहिर है शेरवानी को लेकर सवाल तो उठने ही थे। हालांकि शेरवानी कोई भी पहन सकता है, लेकिन इस देश में तो कपड़ों को लेकर, पहनावे को लेकर, खाने को लेकर, यहाँ तक कि फलों को लेकर भी धर्म में बांट दिया जाता है। कितने अफसोस की बात है, मसलन शेरवानी अधिकतर मुसलमानों की पोशाक रही है, जबकि आज की युवा पीढ़ी इसे कई मौक़ों पर पहनना पसंद करती है। लेकिन अखिलेश यादव और सपा विधायक सदन में शेरवानी पहनकर क्या पहुँचे? किसी नेता ने कहा कि ये आजम खां का पहनावा है, वो सदन में पहन कर आया करते थे, उनको एक तरह से समर्थन किया जा रहा है। तो किसी ने कहा कि शेरवानी पहनकर सपा वाले इसलिए आए हैं ताकि मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सके। भाजपा के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि कम से कम भाजपा ने सपा वालों को संस्कारी तो बना दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके पास कोई काम तो है नहीं, कम से कम सदन में साफ सुथरे कपड़े पहनकर चलें, इसलिए शेरवानी पहनकर आ गए हैं। अब शेरवानी पहनने पर किसी को पाबंदी तो है नहीं, कोई भी पहन सकता है, कहीं भी पहनकर जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर एक समाज पहनता है, इसीलिए इस पर सियासत शुरू हुई है। जैसे फलों में खजूर कोई भी खा सकता है, लेकिन वो भी एक विशेष धर्म का फल माना जाता है। बहरहाल राजनीति किस ओर जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। मुद्दों से हटकर पहनावे पर, खाने पर राजनीति होगी तो शायद भारत को आज़ाद कराने वाले नेताओं को इस पर सोचना होगा। वो सोचते होंगे कि इस देश में आखिर हो क्या रहा है। दिल्ली में आखिर मेयर का चुनाव हो गया है। 3 बार बैठक हुई थी मेयर चुनाव को लेकर, तीनों बार हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और भाजपा के लोगों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। हंगामे के चलते बैठक स्थगित हो गई, चुनाव नहीं हो पाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और आज चुनाव का आदेश दिया था। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबराय दिल्ली की नई मेयर चुन ली गई हैं। उन्होंने भाजपा की प्रत्याशी रेखा गुप्ता को हराया है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबराय को 150 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट। मेयर बनने के बाद शैली ओबराय ने कहा कि वो सभी को विश्वास दिलाती हैं कि इस सदन को संवैधानिक तरीके से चलाएंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी सदस्य सदन की गरिमा बनाए रखेंगे और सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शैली ओबराय को चुनाव जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गुंडे हार गए और जनता जीत गई। दिल्ली नगर निगम में आज दिल्ली की जनता की जीत हुई है और गुंडागर्दी की हार। मेयर चुनाव के लिए चौथी बार बुलाए गए सदन में शांतिपूर्ण वोटिंग हुई। इस दौरान कोई विरोध नहीं हुआ, कोई नारेबाजी नहीं हुई। सुबह करीब 11:30 बजे वोटिंग शुरू हुई, जो 2 घंटे से देर तक चली। इस चुनाव में दिल्ली के कुल मनोनीत 10 सांसद, 14 विधायक, 250 में से 241 निर्वाचित पार्षदों ने वोट किया। कांग्रेस के 9 निर्वाचित पार्षदों ने चुनाव का बॉयकॉट किया, वो चुनाव से दूर रहे। अब बात करते हैं ये उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिर की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाने का दावा किया गया है। इसमें योगी आदित्यनाथ का जो मंदिर है, इसमें ये मंदिर 101 फुट ऊंचा होगा और इसके निर्माण की लागत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 24 फरवरी को इस भूमि का पूजन करने की बात भी कही गई है। इस मंदिर का निर्माण कराने वाले प्रभाकर मौर्य इससे पहले भी योगी का मंदिर बनाने का प्रयास कर चुके थे, जो कि विवादों में आ गया था क्योंकि वो मंदिर सरकारी ज़मीन पर बनाया गया था।
अयोध्या के कल्याण भदरसा के मोरे का पुरवा में 50 फीट चौड़ा और लंबा ये श्री योगी मंदिर लगभग 4 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगा। 24 फरवरी को भूमि पूजन होगा। भूमि पूजन में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्टर्ड डाक से निमंत्रण पत्र भेजा गया है। हालांकि अभी तक साधु संतों के अलावा किसी भाजपा नेता ने इस कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति नहीं जताई है या इस बारे में नहीं बताया गया है। योगी के मंदिर को लेकर प्रभाकर मौर्य का पहले भी विवाद से नाता रहा है। बताया जा रहा है कि योगी का जो ये मंदिर का निर्माण कार्य है 5 साल मतलब 2027 में पूरा होगा, लेकिन बनने से पहले ही ये चर्चा में आ गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या दूसरी पार्टियों के नेता सभी इसके खिलाफ बोल रहे हैं। निर्माण करने वाले प्रभाकर मौर्य ने अपने आप को योगी भक्त बताया है और कहा है कि योगी आदित्यनाथ ही उनके गुरु और भगवान हैं। खुद को योगी भक्त बताकर मंदिर बनाने का दावा करने वाले प्रभाकर मौर्य और योगी मंदिर का विवादों से पुराना नाता है। इससे पहले प्रभाकर मौर्य ने सरकारी भूमि पर योगी मंदिर बना दिया था। उसमें योगी आदित्यनाथ की मूर्ति स्थापित कर पूजा और आरती भी शुरू कर दी थी। तब भी इसको लेकर खूब चर्चा हुई थी। कुछ दिन बाद प्रभाकर मौर्य के चाचा ने ही सरकारी ज़मीन पर मंदिर निर्माण का आरोप लगाया था। उस वक्त प्रभाकर मौर्य के चाचा ने कहा था कि जिस भूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ है वो सरकारी है, लंबे समय से परिवार के सामूहिक कब्जे में है, लेकिन योगी मंदिर बनाकर प्रभाकर मौर्य ने अकेले ही जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद विभागीय जांच हुई। स्थानीय पुलिस मंदिर से मूर्ति उठाकर ले गई। भूमि पैमाइश के बाद प्रभाकर मौर्य को प्रशासन ने किसी भी प्रकार के निर्माण के कार्य करने से रोक दिया। अब उसी ज़मीन से सटे अपने फार्म हाउस में, जो प्रभाकर मौर्य का निजी फार्म हाउस है, उसमें वो भव्य मंदिर निर्माण कार्य करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं रैपिड कॉरिडोर की। जो दिल्ली से मेरठ तक रैपिड ट्रेन बन रही है, ट्रेन चलेगी, उसके लिए शासन ने कुछ चीज़ों को मंजूरी दे दी है। क्या क्या है ये बता देता हूँ। रैपिड कॉरिडोर में प्रतापपुर और मोदीपुरम में स्पेशल डेवलपमेंट एरिया और स्टेशन पर इन्फ्लुएंस जोन विकसित होंगे। इनमें व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत होटल, गाड़ियों के शोरूम, रेस्टोरेंट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। यहाँ पर भू उपयोग की व्यवसाय को मिश्रित में परिवर्तित किया जाएगा। एमडीए के बजाय एनसीआरटीसी ही रैपिड कॉरिडोर का प्लान तैयार कर रही है। एमडीए रैपिड रेल के जरिए वित्तीय निवेश के लिए नई गतिविधियां शुरू करने के साथ ही आमदनी भी बढ़ाने पर विचार कर रहा है। रैपिड के दोनों छोर प्रतापपुर और मोदीपुरम एसडीए के तहत विकास के केंद्र होंगे। एमडीए की ओर से वैल्यू कॉस्ट कैप्चर प्लानिंग के तहत रैपिड के दोनों ओर 500 मीटर के क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, गाड़ियों के शोरूम आदि शुरू कराए जाएंगे। इससे होने वाली आय का आरआईटीएस और एमडीए के बीच आधा बंटवारा होगा। शासन ने इस पूरे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। प्रतापपुर में एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल, पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, फ्रंट कॉरिडोर आदि प्रोजेक्ट एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे। ऐसे में प्रतापपुर के करीब 100 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की भी योजना है। इसे मेरठ महायोजना में शामिल करने की तैयारी है। सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत औद्योगिक क्षेत्र की ओर से विकास की जहाँ जहाँ संभावनाएं होंगी वहाँ इसको किया जाएगा। तो ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब आज की खास खबरें। गाजियाबाद में क्रॉसिंग थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बिहार की रहने वाली एक महिला बहरामपुर में रह रही थी। उसके कथित प्रेमी पर 11 वर्ष की बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्रॉसिंग पे एक नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़खानी की तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। संबंधित आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कविनगर और रामला मैदान में चल रहे खादी मेले का आज समापन हो गया है। समापन सत्र में माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश प्रजापति पहुंचे। खादी मेले को गाजियाबाद में काफ़ी सफलता भी मिली है। इस प्रदर्शनी का जन्म हुआ, मैं मृत्यु को नहीं कहूंगा, लेकिन अवसान की ओर चली है। यहाँ एक कॉमा लगा है, फुल स्टॉप नहीं कहूंगा मैं, कॉमा लगा है।
क्योंकि हम जितने भी ये कार्यक्रम करते हैं इनका अंत नहीं करते, ना ही अंत करना हम लोगों की नियति है। हम तो कौमा लगाते हैं, ठहरे और उसके बाद पुनः उस ऊर्जा के साथ जो हमने पुनर्प्राप्त की है उसके साथ हम लोग पुनः इस काम में लग जाते हैं। गौतम बुद्ध नगर में नॉलेज पार्क पुलिस और स्वैट की टीम ने गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। गांजे की मात्रा 539 किलो से अधिक बताई जा रही है। इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग उड़ीसा से गांजा लाते थे और एनसीआर में बेच दिया करते थे। गौतम बुद्ध नगर में थाना नॉलेज पार्क पुलिस और स्वैट टीम ने एक सूचना के आधार पर उड़ीसा से गांजा लाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 539 किलो से अधिक का गांजा बरामद हुआ है। ये नोएडा पुलिस लगातार जो नारकोटिक्स और एनडीपीएस एक्ट में काम कर रही है, इसमें पूर्व में भी इस तरह के कुछ गैंग्स जो है गिरफ्तार हुए हैं। बीटा 2 में एक गैंग गिरफ्तार हुआ था जिसके पास से 500 किलो गांजा बरामद हुआ था। उसी गैंग में एक व्यक्ति है रतन सिंह, जो कि हापुड़ का रहने वाला है, वो वांछित चल रहा था, उस पर इनाम भी घोषित हुआ था। उसी रतन सिंह का एक कंसाइनमेंट आज नॉलेज पार्क पुलिस और स्वैट पुलिस ने पकड़ा है। ये 539 केजी गांजा बरामद हुआ है। एक कैंटर जिसमें वो कंसील्ड तरीके में था वो बरामद हुआ है। रतन पुलिस उपायुक्त जोन तृतीय सादमिया खान ने बताया कि थाना नॉलेज पार्क पुलिस और स्वैट टीम ने सुबह एक सूचना के आधार पर सेक्टर 150 के पास से एक कैंटर को चेकिंग के लिए रोका। उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 539 किलो से अधिक का गांजा बरामद हुआ। कैंटर में सवार रतन सिंह और सदाशिव मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद बार एसोसिएशन में अब एल्डर कमेटी ने नया चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके हिसाब से मतदान 18 मार्च को होगा। चुनाव कार्यक्रम के साथ ही संबंधित कमेटियां भी बना दी गई हैं। गाजियाबाद में एल्डर कमेटी ने बार एसोसिएशन के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये जानकारी देते हुए एल्डर कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट राम अवतार गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची का प्रकाशन 1 मार्च को, सूची पर आपत्ति 2 मार्च को, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 मार्च को होगा। बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी चुनने के लिए मतदान 18 मार्च को किया जाएगा। एल्डर कमेटी में वरिष्ठ अधिवक्ता फतेह चंद गोयल, देशराज सिंह नागर, सुभाष चंद्र सक्सेना, वीके मित्तल, विजयपाल सिंह राठी, ब्रजेश गुप्ता सदस्य होंगे। इसके अलावा चुनाव समिति भी बनाई गई है जिसमें रणवीर सिंह डागर, हामिद अली, गुरदीप सिंह, मुकुल त्यागी, प्रदीप त्यागी, राजकुमार चौधरी, जितेंद्र सिंह, सुरेश कुमार, दीपक कुमार, शबनम खान, रजनीकांत प्रजापति, सत्यवीर यादव, अजय भारद्वाज, नरेंद्र तेवतिया, शैलेंद्र चिकारा, योगेंद्र कुमार, राजीव कुमार गुर्जर, सुमित खारी, हरीश वर्मा, दिनेश गर्ग, नितेश त्यागी शामिल किए गए हैं। मतदाता सूची कमेटी के सदस्य नायर सिंह यादव, औरंगजेब खान, राकेश त्यागी, राजेंद्र कसाना, सूरज भान, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह आर्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। इसमें भारत से एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन जो गाजियाबाद में है की टीमें गई थी। वहाँ इस बटालियन के जवानों ने राहत और बचाव कार्य किया था। इस अभियान में शामिल रहे सभी जवानों को सम्मानित किया गया। विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में तुर्की से लौटे एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन के जवानों का स्वागत किया गया। महासभा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीके शर्मा हनुमान ने कहा कि इससे हमारे देश के साथ साथ गाजियाबाद का नाम भी रोशन हुआ है। इसीलिए एनडीआरएफ कैंप में सभी जवानों का फूलमाला, अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया। बीके शर्मा हनुमान ने कहा कि हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी है। इसीलिए तुर्की हुए सीरिया पूरी टीम ने इन्हीं भारतीय संस्कारों का प्रदर्शन किया है। एनडीआरएफ के कमांडेंट पीके तिवारी ने बताया कि आज कहीं भी कोई भी बड़ी आपदा आती है, एनडीआरएफ की वर्दी में जवानों को देखते ही मुसीबत में फंसे लोगों को लगता है कि अब उन्हें बचा लिया जाएगा। लोगों के मन में ये विश्वास त्याग, कठोर परिश्रम, अनुशासन और सतत प्रशिक्षण के बिना नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर जब हम प्रधानमंत्री की बात को सुन रहे थे तो पहली अवधारणा जो शायद मैंने जी न्यूज के साथ अपने इंटरव्यू में तुर्की से भी इस बारे में कहा था, वसुधैव कुटुंबकम। तो उस अवधारणा को आत्मसात करते हुए जब हम वहाँ काम कर रहे थे तो एक विश्व नागरिक के तौर पर काम कर रहे थे और भारत के राजदूत वहाँ अलग थे लेकिन शांति दूत और मित्र के तौर पर हम वहाँ पर कार्य कर रहे थे। इस अवसर पर एनडीआरएफ ग्रेजुएट बटालियन के द्वितीय कमान नीरज ठाकुर, उपसेनानी कुलदीश आनंद, तुर्की राहत बचाव टीम के लीडर दीपक तलवार, डिप्टी लीडर रविंद्र सिंह असवाल, निरीक्षक विपिन प्रताप सिंह, आशीष पांडे, दलवीर सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह
और तुर्की ऑपरेशन दोस्त की पूरी टीम के साथ परमार्थ सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वी के अग्रवाल, डॉक्टर एन एस तोमर, आर.पी. शर्मा, सुभाष शर्मा, विनीत शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, मनोज शर्मा, राधेश्याम पांडे, सुनील त्यागी, जितेंद्र भटनागर आदि भी यहाँ मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कुत्तों की समस्याओं से परेशान रिवर हाइट्स सोसाइटी के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन में है, वहाँ पर लगातार धरना चल रहा है। आज वहाँ के लोग नगर निगम कार्यालय पहुँचे, लेकिन उनकी नगर आयुक्त से मुलाकात नहीं हो पाई। उन लोगों ने नगर निगम कार्यालय पर ही धरना दिया। रिवर हाइट्स के लोगों ने पीएफए पर गंभीर आरोप लगाए। रिवर हाइट्स में चल रहे धरने के 5वें दिन सीनियर सिटीजन भी इसमें शामिल हुए। यहाँ की एओए के अध्यक्ष सुबोध त्यागी ने कहा कि हैदराबाद की घटना अत्यंत निंदनीय है। सरकार और नगर निगम की लापरवाही और पीएफए की अति दखलंदाजी का नतीजा है जो हर दूसरे दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जो लोग आवारा कुत्तों को संरक्षण दे रहे हैं वे ही इस तरह की घटना के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि कुत्ते स्वभाव से ही शिकारी होते हैं। आक्रामक स्वभाव के कुत्तों को आवासीय क्षेत्रों से हटाने की अनुमति होनी चाहिए। यहाँ के रेजिडेंट्स ने कहा कि पीएफए के कार्यकर्ताओं को कहीं भी घुसने की अनुमति पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का काम ही अव्यवस्था फैलाना है। लोगों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी धरना जारी रहेगा। इसके बाद आज रिवर हाइट्स के लोग नगर निगम कार्यालय भी पहुंचे। यहाँ भी उन्होंने धरना दिया। इन लोगों ने कहा कि नगर निगम पीएफए के दबाव में उनके साथ ज्यादती कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। टीला मोड़ क्षेत्र में कल एक महिला पर उसके पति ने हमला किया था। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में महिला के पति समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें एक महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि मारने वाले जो उस महिला का पति है उसने दोनों महिलाओं से शादी कर रखी थी। कल रात 21/2/2023 को थाना टीला मोड़ क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला को उसके पति के द्वारा चाकू से हमला कर दिया गया है। महिला को उपचार हेतु जीटीबी हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जहां पे उसकी दौरान उपचार मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना टीला मोड़ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कि पहला अभियुक्त है मुस्तकीम पुत्र इन्ना शाह निवासी टीला मोड़, दूसरा अभियुक्त है यूसुफ पुत्र इन्ना शाह निवासी टीला मोड़ और एक महिला अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने पूछताछ पर बताया कि मृतका अभियुक्त मुस्तकीम की दूसरी पत्नी थी, जिसकी वजह से इनकी दो जो पत्नियां हैं उनमें खर्चे को लेकर विवाद रहता था और मुस्तकीम द्वारा मृतका से दहेज की भी मांग की गई थी, जो कि पूरा न होने पर मुस्तकीम ने अपने भाई और एक महिला अभियुक्त के साथ मिलकर, अपनी पहली पत्नी के साथ मिलकर मृतका की चाकू से हमला करके हत्या कर दी। हत्या में इस्तेमाल चाकू मुस्तकीम से बरामद कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का पोस्टमार्टम आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाज़ियाबाद और आसपास की खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट और विस्तृत रूप से जानकारी पाने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज की वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।